नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। और मेरा नाम है हिमांशु। तो जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे, आज का अपना टॉपिक है साइंस को लेकर। ठीक। तो इस हम सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। ये होगी अपनी अराउंड 7 to 8 वीडियोस की सीरीज़ आएगी, जिसके अंदर हम जितने भी फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं रिगार्डिंग दी जनरल साइंस। ठीक। तो इसके अंदर कंपाइलेशन होगा अपना मेनली एनसीईआरटी का, साथ में जितने पीवाईक्यूज़ आए हैं उसका, और कुछ सोर्स हमारा आएगा लूसेंट से। ठीक है ना। तो जितना भी जिस्ट है हमारा, क्योंकि देखो अपना स्टेट पीसीएस में एक पैटर्न है कि जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के, जिसमें बायो का वेटेज सबसे हाईएस्ट रहता है, सो ये रिपीट बहुत होते हैं या फिर एक ही आपके कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। जैसे कि सेल का टॉपिक होता है। ठीक। तो इससे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आएगा ही। भले ही टॉपिक थोड़ा चेंज हो सकता है, बट इसी के अंदर से आ जाता है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, रिफॉर्मिंग हो जाती है क्वेश्चन की, बट वो ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राउंड्स पे होता है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें मेनली क्या करेंगे, जो फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट पे तो बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और रिटर्न इतना नहीं है उसका। बट जो फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उन सबको कवर कर लेंगे, और फिर हम ग्रेजुअली हमारा पूरा साइंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा आपको कोई और सोर्स रेफर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप खुद से पीवाईक्यूज लगा के देखना, वीडियोस को देखने के बाद आपको अपना खुद से परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नजर आ जाएगा। ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस वाली वीडियो को। ठीक। तो देखो पहले तो कुछ हम यूनिट्स देख लेते हैं जो कि मेजरमेंट के लिए यूज़ होती हैं यूनिट्स। ठीक है। क्योंकि कई सारे एग्जामिनेशन में आज भी पूछा जाता है, भले पुराने क्वेश्चंस हो गए हैं बट आज भी रेलिवेंट हैं। कई बार यूनिट्स पूछ ली जाती हैं, ऐसा यूनिट्स क्या है और किस चीज़ की यूनिट कौन सी है, मैच करने के लिए भी कई बार आ जाता है। ठीक। तो पहले हम बात कर लेते हैं, पावर की यूनिट क्या है, वाट है। आप इस वीडियो को याद करने का तरीका सबसे बेस्ट ये है कि हेडफोन लगाओ और सुनो 3 से 4 बार, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली चीज़ याद हो जाएंगी। ठीक है। एक बार में याद करने की कोशिश मत करो। तो पावर होता है वाट। ठीक है। वैसे इसको अगर एलेबरेट करेंगे तो क्या होगा, जूल अपॉन सेकंड। आपको पता होना चाहिए जूल है यूनिट ऑफ द वर्क। ठीक। और सेकंड है टाइम की। तो क्या निकल के आया पावर का फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम। ठीक। तो आपको ऐसे पढ़ना है, सिर्फ ये नहीं कि पावर का याद कर लिया वाट, बट जो उसके हिडन इम्प्लीकेशंस हैं उस पर भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो पावर हो गया वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना वर्क हम कर रहे हैं वही पावर है। तो जो कम टाइम में ज़्यादा काम कर देगा उसकी पावर ही ज़्यादा हो जाएगी। तभी हम देखते हैं भाई ये ज़्यादा पावर की गाड़ी है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा वर्क कर देती है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है, उसका इंजन ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। तो यही फॉर्मूला है। इसकी इंप्लीकेशंस और इंप्लीमेंटेशन मल्टीपल फील्ड्स में है। उस बात को आपसे खुद से सोचना पड़ेगा, तब आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकते हैं एक छोटे से पॉइंट से। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अपना करंट, एम्पियर सिंपल, फोर्स न्यूटन। ठीक है। अब ध्यान रखना, जो फोर्स होती है ना उसकी ऐसा यूनिट जो है न्यूटन होती है। जो भी हम फोर्स लगाते हैं किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, तो वो उसको हम न्यूटन में काउंट करते हैं। ठीक। इसको रिलेटेड बाय क्वेश्चन आएगा एक। वर्क देखो आगे जूल, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो ऊपर से पावर वाले टॉपिक से। बाकी फ्रीक्वेंसी आती है हर्ट्स में, तो आपको पता ही होगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसके भी हम याद करेंगे आगे जाके। तो उसमें फ्रीक्वेंसीज होती हैं, किसकी जितनी है कितनी ज़्यादा है। जो विजिबल रेडिएशन है हमारी उसमें वेवग्योर होता है, वो भी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली अरेंज होता है। इसकी जो होती है वायलेट वाले की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और रेड की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक। तो ये हर्ट्स में ही तो काउंट होती है जो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। अभी सब कवर कर लेंगे हल्के आगे जाके, चिंता ना करो। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी क्या है, बोल्ट, BOLT बोल्ट। ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम मीटर। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है। जहाँ पे ओम के साथ एम लगा हुआ है, ठीक है, वो तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। और जब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की आती है यूनिट, तो सिर्फ वो होती है ओम। ठीक। तो जिसमें टेंस है उसमें एम आ गया, और जो रेजिस्टिविटी है उसमें सिंपल ओम है। ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट है कई सारे कमीशंस का, कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ध्यान रखना, लाइट ईयर जो है ना ये अपना डिस्टेंस की यूनिट है, कि किस चीज़ कितनी दूरी पे है। अब बाकी तो इसको एलेबोरेट कर दिया, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है। तो अब देखो कितनी ज़्यादा, मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक साल में एक लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। तो जो हमारा डिस्टेंस है, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, प्लानिटरी बॉडीज़ हैं, सन है, मून है, या फिर जो एक्स्ट्रा हमारे प्लानिटरी जो बॉडीज़ हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, उसके साथ हमारा जो डिस्टेंस कैलकुलेट होता है वो लाइट ईयर में होता है। ठीक। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस। ठीक। फिर आता है पार्सेक, PARSEC। सही ना, पार्सेक है हमारा किस चीज़ का, ये भी यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। ठीक है। बस दोनों ध्यान रखना है, लाइट ईयर एंड पार्सेक दोनों ही यूनिट हमारी डिस्टेंस की हैं। और जो पार्सेक है वो बड़ा है लाइट ईयर से, ये पूछ सकते हैं। एक पार्सेक के अंदर 3.25 लाइट ईयर्स आते हैं। ठीक है। फिर हमारा आता है नैनोमीटर, काफ़ी फेमस, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो नैनोमीटर के अराउंड इवॉल्व करती है। किसी भी पार्टिकल को हम तोड़ तोड़ के नैनोमीटर के साइज़ पे जब ले जाते हैं, और फिर उसको हम साइंटिफिकली यूज़ करते हैं फॉर दी वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, या फिर फॉर दी वेलफेयर ऑफ द इकोसिस्टम, तो हम कहते हैं उस चीज़ को नैनो टेक्नोलॉजी। इसका आप यूनिट देख लो बस, क्या इसका मेजरमेंट है। तो ये 10⁻⁻9 से लेकर 10⁻⁻7 मीटर के बीच में जो भी आता है वो नैनोमीटर है। ठीक है। मतलब ये हो गया हमारा यहाँ से लेके इतना। ठीक है। बाकी एक्सेलरेशन ये पता होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपको पता है ना, कि जितनी वेलोसिटी बढ़ती है विद द टाइम,
उससे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर, प्रेशर है पास्कल। ध्यान रखना पारसेक थी एक, SEC वो डिस्टेंस की थी, ऐसे याद रख लो SEC NCE, तो दोनों रिलेट हो सकता है। और जो प्रेशर है उसकी पास्कल है, ठीक। फिर आता है 1 हॉर्स पावर। बस ये फैक्चुअल एक चीज़ है, फैक्ट है, आप याद रख लो उसको कि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा था ना, पावर की मेजर यूनिट है वॉट, WAT। तो हमने ये भी देखा था कि पावर का फॉर्मूला क्या है, कितना वर्क हो रहा है पर यूनिट टाइम के अंदर। तो लाइक वाइज 1 हॉर्स पावर में सुना होगा गाड़ी 1 हॉर्स पावर की है, इंजन 2 हॉर्स पावर का है। तो वो क्या चीज़ मतलब दिखाता है, रिफ्लेक्ट क्या चीज़ करता है हॉर्स पावर वाली चीज़, रिफ्लेक्ट करती है गाड़ी के इंजन की पावर कितनी है। तो 746 वॉट 1 हॉर्स पावर के अंदर होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये होता है एंगस्ट्रॉम। इसमें काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम मतलब क्वेश्चन कैसे बनता है, ये पूछा जाता है कि छोटा कौन सा है, नैनोमीटर छोटा है या एंगस्ट्रॉम छोटा है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो एंगस्ट्रॉम है वो नैनोमीटर से भी छोटा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो यूनिट है वो है आपकी 10 - 10 मीटर, ठीक है ना। और नैनोमीटर, नैनो पार्टिकल की क्या थी, 10 की पावर -9 मीटर, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल सी बात दिख रहा होगा कि जो हमारा एंगस्ट्रॉम है ये ज़्यादा छोटा है। और ये एक बात और ध्यान रखोगे इसके अकॉर्डिंगली, इससे एडिशनल फैक्ट है, यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक। तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, लाइट ट्रेवल करती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे करके, तो उसकी जो वेवलेंथ मेजर की जाती है, क्योंकि देखो बहुत छोटी वेवलेंथ होती है। पहले तो ये माना जाता था कि लाइट तो ऐसे ट्रेवल करती है, बिल्कुल रे ऑफ लाइट होती है ना, इसमें कोई वैसा पार्टिकल मोशन नहीं होता है। बट बाद में पता लगा कि लाइट भी ट्रेवल करती है इस पार्टिकल मोशन में। तो इसी की जो ये वेवलेंथ होती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे कहते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती हैं क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट। क्योंकि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो इनके बीच का रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, इतना भी ध्यान रखना है इस बात का भी। तो वेवलेंथ को ही मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज़ किया जाता है, और जिसकी ये इसका मेजरमेंट है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। तो इससे रिलेटेड सब कुछ आपको पता लगेगा है। अब ध्यान रखो, एक माइक्रोन क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर। तो ये हद में हद ऐसे पूछ सकते हैं अरेंज करने के लिए कि माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, इनको भाई आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इनकी लेंथ के अकॉर्डिंगली अरेंज कर दो। तो भाई माइक्रोन बड़ा है नैनोमीटर से, नैनोमीटर बड़ा है किससे, आपका एंगस्ट्रॉम से, ठीक। तो ऐसे ध्यान रख लोगे, काफ़ी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक चीज़ ध्यान रखो, ERG, अर्ग, ये यूनिट है हीट की, बस। बार एंड डाइन यूनिट्स हैं प्रेशर की। प्रेशर की ऐसा यूनिट है पास्कल, ये हमने पहले भी देखा है, ठीक। बट बार बार तो को पता होगा, जो हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, तो बार में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, यूनिट बार रहती है। तो वो भी हमारी जो है प्रेशर की ही यूनिट है। फिर आता है फर्मीमीटर, ये भी याद रखना है क्योंकि ये भी एक लेंथ की एक यूनिट है। इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 10⁻⁻15 मीटर। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारा माइक्रोन बड़ा है, माइक्रोन से छोटा है हमारा नैनोमीटर, नैनोमीटर से हमारा छोटा है एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम से हमारा छोटा है फर्मीमीटर। तो ये आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऑर्डर आप ध्यान रख लोगे तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, असल में मेन क्वेश्चन ये बनता है कि वो पूछ लेते हैं इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, तो आप इजीली बता दोगे। फिर ध्यान रखो, बाइट एंड बिट्स, ये कंप्यूटर की कंप्यूटेशन पावर को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। जो हमारे कन्वेंशनल कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइट एंड बिट्स में वर्क करते हैं, ठीक है। अब तो क्वांटम कंप्यूटिंग भी आ गई है। क्वांटम कंप्यूटिंग बाइट्स एंड बिट्स में काम ना करके इनके भी बीच में काम कर लेती है, ठीक है। सुपर कंप्यूटिंग तो बिट्स और बाइट में काम करती है, बट क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम डिजिट्स में वर्क करती है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं वैसे कि बिट्स एंड बाइट्स में सुपर कंप्यूटर काम करता है, जी हाँ करता है। कन्वेंशनल कंप्यूटर काम करता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर बाइट एंड बिट्स में प्रोसेसिंग नहीं करता है, ठीक। तो एक बाइट के अंदर होते हैं 8 बिट। बस इतना ध्यान रखना है कि जो बाइट है वो बड़ा है किससे, बिट से। और डिफरेंस भी यही है, बाइट के लिए यूज़ करते हैं कैपिटल बी, और बिट के लिए यूज़ होता है आपका स्मॉल बी, ठीक है। बाकी डोप्सन आता है। डोप्सन क्या है, ओजोन की थिकनेस। आपको पता होगा जो ओजोन है, हमको जो हमारी आती है सनलाइट से आती है हार्मफुल यूवी रेस। तो हार्मफुल यूवी रेस जो होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है, उसको रोकती है ओजोन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में मेनली होती है, ये लाइट को रोक लेती है यहाँ पे। तो इसकी थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी ये उतना इफेक्टिवली हमें प्रिवेंट कर पाएगी जो हार्मफुल यूवी रेस हैं फ्रॉम दी सन, जो हम यहाँ पे रह रहे हैं लोग उनको, ठीक। अब ये अगर पतली हो जाएगी तो ये यहाँ से पेंट्रेट कर जाएगी, ये मोटी होगी तो ये पेंट्रेट नहीं कर पाएगी, रुक जाएगी यहाँ पे। तो डोप्सन क्या है, इसी चीज़ की, इसकी मोटाई कितनी है उसको ही मापने की ये मेन मतलब यूनिट है, ठीक है, मेजरमेंट यूनिट है। चलो आगे देखते हैं मैक क्या है। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी कोई मिसाइल होती है ना, कोई न्यू मिसाइल का टेस्ट होता है या किसी जेट का टेस्ट होता है, राफेल हो या हमारा तेजस हो, तो उनकी स्पीड आमतौर पर दिखाई जाती है मैक में, कि भाई इसकी है मैक 1 की स्पीड, इसकी स्पीड है मैक 1 से ज़्यादा, ठीक, ऐसे करके बताया जाता है। और किसी की होती है मैक 1 से कम। अब आप देखते हो सुपरसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक कहते हैं सुपरसोनिक मिसाइल है। तो सुपरसोनिक कुछ भी नहीं है, सुपरसोनिक का मतलब ये है कि जो मैक 1 है ना उससे ज़्यादा जो स्पीड होती है उसे सुपरसोनिक कहते हैं बस। और मैक 1 की स्पीड क्या होती है, मैक 1 की स्पीड होती है जितनी स्पीड होती है साउंड की इन दी एयर, ठीक, अराउंड 300 मीटर पर सेकंड की कुछ स्पीड होती है। तो इतना ध्यान रखेंगे, जो मैक है वो स्पीड है ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू साउंड।
मतलब साउंड के रिलेशन में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। तो अगर मैक 1 की स्पीड है तो वो साउंड के बराबर स्पीड है। अब मैक मान लो मैक 3 की स्पीड है किसी चीज़ की, तो मैक 3 की स्पीड हो गई मतलब साउंड की स्पीड से भी तेज़ है, मतलब वो क्या हो गया, वो हो गया सुपरसोनिक। ठीक, ऐसे करके अगर मैक मान लो 0.7 की स्पीड है, मतलब 1 से कम है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि साउंड की जो स्पीड है एयर में उसकी स्पीड ज़्यादा है, और मैक 0.7 जो स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो स्पीड साउंड की स्पीड से कम है, तो उसे कहते हैं हम क्या, सब सोनिक कहते हैं यहाँ। ठीक है, सब सोनिक। और जो बराबर होता है बिल्कुल मैक 1 होगा, तो मैक 1 मतलब क्या हो गया, बिल्कुल जो स्पीड ऑफ साउंड है उसके बराबर हो गया, इसे कहते हैं हम टेट्सोनिक। ठीक है, TET। और फिर जो मैक 2 हो गया, मतलब वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज़ हो गया, सोचो कितना तेज़ हो गया, उसे ही कहते हैं सुपरसोनिक। जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आपने सुना भी होगा कि रशिया के पास सुपरसोनिक मिसाइल और ये सब करके। ठीक, और जो एक चीज़ बताता हूँ आपको, मैक 5 से ज़्यादा तेज़ स्पीड है अगर, तो उसे कहते हैं हाइपरसोनिक। ठीक, ये पूछ सकते हैं काफ़ी न्यूज़ में इस समय। तो मैक 5 मतलब क्या, स्पीड जो साउंड की है एटमॉस्फेयर में, एयर में, उससे 5 गुना ज़्यादा तेज़ स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ की स्पीड जो है मैक 5 की स्पीड जो हो गई या उससे तेज़ की स्पीड जो हो गई, वो हाइपरसोनिक होती है। तो अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में भी है कि रशिया हैज़ डेवलप्ड दी हाइपरसोनिक मिसाइल, चाइना इज़ ऑल्सो इन दी ऑन दी वे टू डेवलप द सेम मिसाइल। तो ऐसे इंडिया के पास ध्यान रखना अभी कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, बट सुपरसोनिक जैसे ब्रह्मोस है, तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक, तो आई थिंक मैक का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ से। यही फ़ायदा है फैक्ट पढ़ने का, आप फैक्ट पढ़ो और फैक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं उनको वहाँ पे आप समझ लो और फिर उसको आगे बढ़ जाओ लेके। ठीक है, एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर आता है मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल, हमारा दूसरा टॉपिक थोड़ा सा, कि कौन सी डिवाइसेस हैं, कौन से स्केल हैं जिसमें हम चीज़ों को नापते हैं। ठीक है, तो एक होता है सोनार, आपने सुना होगा सोनर वेव्स यूज़ होती हैं। ये क्या होता है, इतना ध्यान रखो, आपने एक चीज़ देखी होगी, ये मान लो ये समुंदर है और ये एक शिप है। ठीक, तो जब समुंदर के अंदर कोई भी स्टडी करनी होती है रिसर्च से रिलेटेड, तो क्या करते हैं, ये यहाँ पे सोनार वेव्स भेजते हैं और ये यहाँ पे जाकर रिफ्लेक्ट बैक होकर अंदर आती हैं। ठीक, ऐसे मैकेनिज्म होता है। तो बस यही होती है सोनार वेव और कुछ नहीं होती। अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। अब अल्ट्रासोनिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, ये लाइट वेव्स नहीं है, ये हमारी कौन सी, साउंड वेव्स। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे बस कि सोनार के अंदर जो वेव्स हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम साउंड वेव्स। ठीक, फिर आता है हमारा एनीमोमीटर, विंड की स्पीड को नापने के लिए काम आता है। हमारा आता है टैक्योमीटर, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टू ए टारगेट। तो ध्यान से आप समझो इस बात को, टैक्योमीटर के अंदर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन किसी टारगेट के लिए होता है। तो ये कहाँ यूज़ होगा, ये यूज़ होता है मिसाइल्स में मेनली। ठीक, तो पूछ सकते हैं कि मिसाइल्स के अंदर कौन सा मीटर यूज़ होता है, तो वो होता है टैक्योमीटर। ठीक, फिर आता है टैकोमीटर, TACHO, सिर्फ इतना। ठीक, तो ये किसी भी डिस्क, मतलब मान के चलो एक पहिया है, तो पहिया कितनी स्पीड से घूम रहा है, कितने रोटेशंस पर मिनट हैं। आप कार में बैठोगे तो आपको देखोगे कार में ना जो आपका ऐसे करके स्टीरियो होता है वहाँ लिखा आता है RPM 1000 है, 2000 है, 3000 है, मतलब क्या कि कितने रोटेशंस हैं पर मिनट उस चीज़ के, सही है, इस पहिए के। तो कोई भी डिस्क है तो उसको बताता है अपना टैकोमीटर, तो उसे टैकोमीटर ही कहते हैं। फिर आता है अपना पायरोमीटर। तो आपको ध्यान रखनी एक बात कि जहाँ भी आएगा पायर, ठीक है ना, तो आपने एक वर्ड यूज़ सुना होगा फ्यूनरल पायर। ठीक है, मतलब जहाँ पे अपने को अंतिम संस्कार किया जाता है तो पायर वर्ड होता है। ठीक, तो पायर वर्ड का मतलब है बहुत ही हाई टेम्परेचर, अग्नि। ठीक, तो पायरोमीटर क्या करेगा, बहुत हाई टेम्परेचर को ही यहाँ पे मेजर करेगा। तो पायर से कई सारे वर्ड हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज भी यूज़ होती हैं, इंसिनरेशन की पायर वाली वहाँ पे यूज़ होती हैं। तो आप ध्यान रखना कि पायर वर्ड जहाँ पे आएगा तो मतलब वहाँ पे बात हो रही है बहुत ही हाई टेम्परेचर की या फिर आग की। ठीक, फिर एक चीज़ ध्यान रखो, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक, इसमें क्या कहता है ये, अब क्वेश्चन सीधे बन के आ सकता है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है। तो ये कहता है कि एनर्जी जो एमिट होती है किसी भी बॉडी से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके टेम्परेचर से। क्या समझे, समझते देखो, ये सन है और ये मान लो XYZ बॉडी है। ठीक, सन का टेम्परेचर बहुत हाई है, सन का टेम्परेचर अभी सपोज कर रहे हैं, कुछ एक्चुअल में नहीं कह रहा मैं, 100 डिग्री सेल्सियस मान लो, और ये XYZ बॉडी इसका मान लो आप 20 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होंगी, जो सन से आपकी एमिट होंगी, वो हाई होंगी एज़ कम्पेयर टू जो ये XYZ बॉडी है, इससे जो भी एमिट होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस। ठीक, तो ये कहने का मतलब है ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी किसी भी बॉडी से, बस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का ये मानना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा हाइग्रोमीटर। ध्यान रखना, हाइड्रो नहीं है, हाइड्रो आएगा तो पानी का होगा, बट हाइग्रो आएगा तो वो मेजर करता है ह्यूमिडिटी कितनी है, उमस कितनी है आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, फिर आता है बैरोमीटर, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की, तो बस खत्म बात। फिर आता है ओडोमीटर, आपने सुना होगा कि पहिया कितना डिस्टेंस, अब देखो अगर रोटेशन हो रहा होता है तो टैकोमीटर आता है, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, जो गाड़ी में देखते हैं हम कि आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर चल गई ऐसे करके वो लिखा आता है यहाँ पे, तो वही चीज़ को दिखाता है कि डिस्टेंस बाय द व्हील कितना कवर हुआ है, तो ओडोमीटर ही मेजर करता है। एक आता है ऑन्डोमीटर। ठीक, ऑन्डोमीटर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मतलब ये कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक, इस बात को बताता है। फिर आता है अपना हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर ध्यान रखना ये बात करता है एल्टीट्यूड की, मतलब ऊंचाई की, कितनी ऊंचाई पे आ गए हम। ठीक है, लक्स मीटर, तो लक्स मीटर कुछ नहीं, ये बात करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि एक लाइट की चमक कितनी है या फिर उसकी तेज़ी कितनी है। ठीक है ना, ये लिखा है प्रकाश की तीव्रता, तो लक्स मीटर बात करता है इस चीज़ की। रेडार, तो देखो जैसे हमने सोनार पढ़ा था
प्रिंसिपल सेम है रेडार का भी, बट डिफरेंस क्या है, सोनार में यूज़ होती हैं साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, तभी उसे कहते हैं हम सोनार, SO साउंड वेव्स, ठीक है। इसे कहते हैं रेडार क्यों, क्योंकि इसमें यूज़ होती हैं रेडियो वेव्स, ठीक है ना। तो रेडियो वेव्स कौन सी यूज़ होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है ना, जो कि अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केल होता है उसमें हमारी सबसे कम फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स ही होती हैं, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर आता है हमारा क्या, क्रैस्कोग्राफ। तो क्रैस्कोग्राफ कुछ नहीं है, बात करता है प्लांट ग्रोथ मेजरमेंट की, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे ही जगदीश चंद्र बोस करके एक साइंटिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने ये क्रैस्कोग्राफ डेवलप किया था, इसलिए रेलिवेंट हो जाता है अपने एग्जामिनेशन के लिए। ग्रीगर काउंटर बस इतना ध्यान रखो, रेडियो एक्टिविटी, फैथोमीटर ध्यान रखो, डेप्थ ऑफ द वाटर। अच्छा, इसमें एक और ध्यान रखना बात को, फैथोमीटर में कि जो आपकी समुद्र की गहराई होती है, मेनली पानी की गहराई होती है ना, तो उसको बताया जाता है फैथम्स में, ठीक, मतलब मीटर किलोमीटर में नहीं, फैथम्स में उसको माना जाता है, तो इसलिए फैथोमीटर इससे रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। फिर आता है पॉलीग्राफ। आपको पता होगा पॉलीग्राफ क्या होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, तो उसको क्या होता है, वो तो ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है, सच और झूठ का पता लग जाता है, वो तो ईजी चीज़ है, बट इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो सीरम यूज़ होता है उसे कहते हैं ट्रुथ सीरम, जो उसमें केमिकल होता है वो होता है सोडियम पेंटोथॉल, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि सोडियम पेंटोथॉल को यूज़ किया जाता है इन दी पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए। फिर हमारा क्या आता है काइमोग्राफ, तो मस्कुलर मोशन हमारा कैसे होता है। क्रायोमीटर, अब जैसे पायर था बहुत हाई टेम्परेचर के लिए, ऐसी क्रायो होता है, क्रायोजेनिक, क्रायोस्फीयर, क्रायो टेक्नोलॉजी, ठीक है, वेरी लो टेम्परेचर, एकदम फ्रीजिंग कंडीशन, ठीक है ना। आप भी हम सुना भी होगा, क्रायोस्फीयर किसे कहते हैं, जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। और जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजीज होती हैं कौन सी होती हैं, जो रॉकेट्स में यूज़ होती हैं, जिसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को लिक्विड स्टेट में किया जाता है, ठीक है। तो आज के टाइम पे जो हमारे जितने भी रॉकेट्स यूज़ हो रहे हैं, भले वो GSLV हो, PSLV हो, तो उसमें हम अपनी एक स्टेज रखते जरूर हैं किस चीज़ की, जो क्रायोस्फीयर की होती है, जिसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होती है इन दी लिक्विड स्टेज। डायनोमो क्या होता है, तो डायनोमो एक ऐसा डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, जो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मेनली आप एग्जांपल के तरह याद रखो जनरेटर, ठीक है, कोई जनरेटर है, कोई मोटर है, जब वो घूमती है तो क्या होता है, उससे बिजली बनती है, तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब घूमी तो मैकेनिकल एनर्जी हो गई, एंड देन बिजली प्रोड्यूस हुई तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, ध्यान रखना है, ठीक है। एंडोस्कोप क्या होता है, तो नाम से वो एंडो मतलब अंदर, उसको मतलब देखना, तो इनसाइड दी बॉडी चीज़ देखती है, ठीक है। फिर हमारा आता है नेफोस्कोप, तो क्लाउड्स के लिए होता है, ठीक। पिक्नोमीटर, इसका क्या होता है, तो इसलिए ध्यान रखो, याद रख लो सिंपल, पिक्नोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है दूसरे मटेरियल के कंपैरिजन में, तो भाई उसको अपना पिक्नोमीटर होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है सेक्सटेंट, जो कि क्या मेजर करता है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ और उनकी हाइट और उनके बीच का डिस्टेंस फ्रॉम दी अर्थ। तो अपना जो सोलर सिस्टम है, एक बॉडी हो गई, एक बॉडी हो गई, एक बॉडी कोई सी हो गई, अब इनके बीच के जो डिस्टेंस है ना, इनको हम सेक्सटेंट के थ्रू मेजर करते हैं और इसी के थ्रू अपना डिफाइन करते हैं। जैसे अर्थक्वेक के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, रिक्टर स्केल, सेम वे में सेक्सटेंस हम यूज़ करते हैं फॉर दी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच का डिफरेंस, डिस्टेंस एंड हाइट कितनी है, ठीक है, इन रिलेशन टू दी अर्थ। बाकी क्वेश्चन इसमें हाथ में हाथ ये बनेगा कि सेक्सटेंट इज़ यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग करके, या फिर पिक्नोमीटर का क्या काम है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि रिलेटेड किससे है, ठीक। इतना याद रखोगे, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आराम से निकल जाएगा। फिर आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ एज वेल एज स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक। तो पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द वेक्टर और द स्केलर आपकी क्वांटिटीज़ हैं। सो इसमें डिफरेंस तो सिंपल सा यही है कि एक होता है अपना मैग्नीट्यूड और एक होता है हमारा डायरेक्शन, ठीक। तो हमारा जो स्केलर है, स्केलर के हमारा डायरेक्शन नहीं होता, एकदम फ्लैट होता है, ठीक। मतलब मान के चलो बस मैग्नीट्यूड तो है, मतलब इसमें कुछ क्वांटम तो है, +1 +2 तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्थ साउथ, ठीक, ईस्ट और वेस्ट, ये वाला सीन नहीं है इसमें। तो एक क्वांटम है, एक मैग्नीट्यूड है, एक पावर है इसमें, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारी, इसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी है और इसमें हमारा डायरेक्शन भी है। मतलब बिना डायरेक्शन के हम इसमें अल्टीमेटली पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारी जो क्वांटिटी उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन जो स्केलर क्वांटिटीज है उसको हम बिना डायरेक्शन के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भाई 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे करके, ठीक। तो डिस्टेंस पहली बार देख लो, स्केलर देख लेते हैं। तो याद रखने देखो, डिस्टेंस, स्पीड, ये तो ईजिली आप गैस भी कर लोगे। इसमें मेन क्या है ना, मेन है एनर्जी एंड वर्क। आपको लगेगा वर्क तो हम यार डायरेक्शन होना चाहिए वर्क के लिए कि भाई ये डायरेक्शन में लगाए, वर्क इस डायरेक्शन में लगाए, तो कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बट इसको रट लो कि जो वर्क है और एनर्जी है ये दोनों स्केलर में आती हैं, ठीक है ना। बाकी डिस्टेंस स्पीड तो हर किसी को पता होता है, पूछते भी नहीं एग्जाम में। वॉल्यूम प्रेशर, ठीक, वॉल्यूम और प्रेशर को याद रखो और एनर्जी एंड वर्क को ध्यान रखो। बाकी जो वेक्टर है जिसमें हमने देखा कि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो जब डिस्टेंस स्पीड उसमें आ गया तो उसके जो सगे वाले भाई हैं एकदम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वो इधर आ गए, ठीक है, दोनों के बीच की मान के चलो लड़ाई चल रही है। बाकी फोर्स, एक्सलरेशन, अब एक्सलरेशन क्यों यहाँ पे आया है भाई, जब वेलोसिटी यहाँ पे है तो एक्सलरेशन भी यहाँ पे आ गया, खत्म बात, याद ही रखना है इसको। मोमेंटम ध्यान रख लो और फोर्स ध्यान रख लो वेक्टर के अंदर, और स्केलर के लिए बस एनर्जी याद रख लो, वर्क याद रख लो, खत्म बात, ठीक। फिर हमारा आता है न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसे हमने देखा था डायनामो, तो डायनामो कर रहा था मैकेनिकल एनर्जी को टर्न इनटू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है आज के टाइम पे कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वो किस टाइप की एनर्जी को, मतलब कहाँ से किसको कन्वर्ट करता है। तो आमतौर पर हमें लगेगा कि यार एनर्जी तो प्रोड्यूस करता है, बट किस चीज़ से करता है, तो वो करता है मास, जो मास ऑफ द एटम होता है, ठीक। तो जो एटम का मास होता है वो होता है डिसइंटीग्रेट। अब ये डिफरेंस आता है कि आपका
न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है या न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि फ्यूज़न में तो इंटीग्रेशन होता है, लेकिन फिजन जो कि हम यूज़ करते हैं अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, वहाँ पे क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक। तो इस चीज़ का बस इतना ध्यान रखो, मास टू एनर्जी कन्वर्ट करता है न्यूक्लियर रिएक्टर। फिर हमारा एक आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होती है ना, वो ऐसी फोर्स होती है जो अंदर से बाहर की साइड लगती है। मान के चलो ये एक चीज़ है, और यहाँ से यहाँ जो फोर्स लगेगी बाहर की साइड, ठीक है, टूवर्ड्स दी पेरीफेरीज या फिर टूवर्ड्स दी पेरीमीटर्स फ्रॉम दी सेंटर, ये हमारी होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसके पूछ लेते हैं आमतौर पे कि इंप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको आउटसाइड फोर्स भी कहते हैं, और इसका बिल्कुल अपोजिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के आमतौर पे हमें पूछने को मिल जाते हैं एग्जांपल्स। तो देखो वॉशिंग मशीन इसी प्रिंसिपल वर्क करती है, सेपरेशन ऑफ क्रीम जो मट्ठा वगैरह निकालते हैं घुमा घुमा के, तो वो भी इसी बेसिस पे वर्क करता है, ठीक है। तो बस ये दो एग्जांपल आप ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देखा जाए तो जो हम देखते हैं ना कि हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है ना, उसका एनरिचमेंट किया जाता है, उसे कहते हैं फिसाइल मटेरियल। तो फिसाइल मटेरियल के लिए जब एनरिचमेंट किया जाता है तो एक डिवाइस यूज़ होती है, उस डिवाइस का नाम ही सेंट्रीफ्यूगेशन है, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूजर्स करके नाम होता है। तो उसमें भी यही वाली टेक्नोलॉजी यूज़ होती है किसी भी न्यूक्लियर मटेरियल को फिसाइल बनाने के लिए, सेंट्रीफ्यूगेशन की, ठीक। बाकी आते हैं थोड़ा सा अपना ग्रेविटी पे। आई थिंक यहाँ पे ग्रेविटी का जो है ना डेफिनेशन यहाँ पे है। ग्रेविटी का बस आप पहले ये देखो डेफिनेशन क्या होता है कि हम जब ग्रेविटी निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, तो उसका एक फार्मूला होता है। जब आप फार्मूला समझ लोगे तो ऑलमोस्ट आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको कि भाई इसके यहाँ एप्लीकेशन हो सकती है या इसके रिलेशन क्या हो सकता है किसी और के रेफरेंस में, ठीक। तो एक होता है हमारा जी कांस्टेंट, फिर हमारा आता है m1, और दूसरा हमारा आता है m2, और नीचे हमारा आता है क्या, r का स्क्वायर, ठीक। m1 क्या है, m1 है किसी एक बॉडी का मास, m2 क्या है दूसरी बॉडी का मास, और r2 क्या है रेडियस का स्क्वायर, मतलब उन दोनों बॉडी के बीच का डिफरेंस। तो मान के चलो ऐसे करके आप इसको हटा देते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास हो गई एक बॉडी, यहाँ हो गई हमारे पास दूसरी बॉडी, ये हो गया m1, ये हो गया m2, ठीक, और ये हो गया इनके बीच का r। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको, हम डिवाइड करते हैं r से, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, यहाँ पे साफ साफ बात समझ में आ रही थी, मास अपॉन रेडियस है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, और जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी। तो इतना तो आपको समझ में आता ही होगा कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये ऊपर है, m बढ़ेगा तो g भी बढ़ेगी, और r बढ़ेगा तो g कम होगी, ठीक। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और मास के बीच का रिलेशन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेडियस के बीच का जो है, फिर डिस्टेंस कह लो, इनके बीच का रिलेशन है वो है हमारा क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट, ठीक है, फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, इन्वर्स रिलेशन है। तो बस इतना ध्यान रखो, आप समझ में आ जाएगा आपका कि किन्हीं दो बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंस अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसके बीच की जो ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स है, वो कम हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। मास बढ़ा देते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ है और मून है, फिर एक तरफ अर्थ और सन भी है, तो क्योंकि मासेस है दोनों के डिफरेंस इन दोनों के बीच में, ठीक, और इन दोनों के डिस्टेंस में ही डिफरेंस है, ठीक है ना। हमारा अर्थ और मून का डिफरेंस तो बस लाख किलोमीटर में ही है, कुछ 3.25 लाख किलोमीटर है, और उधर ही आप बात करोगे अर्थ और सन का तो ये तो शायद 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स भी वेराई करती है दोनों के बीच में इसी वजह से, क्योंकि ये दोनों वेराई करते हैं, ठीक। अच्छा, कुछ फैक्ट देख लेते हैं ग्रेविटेशन फोर्स से रिलेटेड, ग्रेविटी से रिलेटेड हम अपनी अर्थ के लेकर, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपकी अर्थ है, ये हमारी हुई अर्थ, मान के चलो अर्थ है, ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, और ये आपका हो गया साउथ पोल, ठीक। तो और ये हो गया हमारा इक्वेटर। तो कहने का मतलब ये है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अर्थ का जो शेप है वो कम्प्लीटली स्फेरिकल नहीं है, वो थोड़ा जियोइड शेप है। इसका क्या कहते हैं, GEOID, जियोइड कहते हैं, ठीक है, शेप को, क्योंकि वो बल्ज है, ऊपर से चपटा है, नीचे से चपटा है, साइड से थोड़ा निकला हुआ है। क्यों? क्योंकि इतनी तेज़ रोटेट कर रही है अपने एक्सेस पे अर्थ की, उसकी वजह से ऐसा शेप हो जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस सेंटर से कम है, और इक्वेटर का डिस्टेंस सेंटर से ज़्यादा है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि जब ऊपर से चीज़ चपटी हो गई थोड़ी सी और ऐसे करके पेचक गई है, तो इसका ये वाला जो मतलब डिस्टेंस है वो कम हो गया है। और क्योंकि बाहर को निकल गई है, कोई आप बॉल लो और बॉल को दबाओगे जब आप, तो आप देखोगे उसका शेप जो है ना अपनी अर्थ का शेप बन जाएगा। तो आपको समझ में आएगा, तो जो उसका एलोंगेटेड शेप है मतलब इक्वेटर वाला, उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जो उसके दोनों पोल आप समझोगे जो दबे हुए हैं ऊपर से नीचे से, उनका डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसी वजह से जो ग्रेविटी होती है अर्थ की, वो हाईएस्ट होती है पोल्स पे और लोएस्ट होती है रिलेटिवली एट द इक्वेटर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो पोल्स और सेंटर का डिस्टेंस सबसे कम है, एंड पोल्स और इक्वेटर का और सेंटर का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, अर्थ के ऊपर। तो इसी के अकॉर्डिंगली ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करती है, तो पोल सबसे ज़्यादा हो जाती है एंड इक्वेटर सबसे कम हो जाती है, ठीक। ये सिंपल सा फंडा था, क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से। बाकी पूछ सकते हैं कि अगर हम अर्थ के अंदर जाएंगे, अर्थ के हम गड्ढा करके अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं 20, 50, 60, 100 किलोमीटर, तो ग्रेविटी बढ़ेगी कम होगी? भाई आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ, आप नीचे जाओ, जो ग्रेविटेशन फोर्स है आपकी बॉडी पे जो लग रही है वो कमी होनी है, क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर रही है वो आपके एकदम सरफेस पे सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये भी एक फैक्ट याद रखेंगे।
बाकी एक चीज़ है कि जो मास होता है वो कांस्टेंट रहता है, वेट चेंज होता है। मतलब क्या कि जैसे जैसे आप ग्रेविटेशन फोर्स या फिर ग्रेविटी बदलती है, उसके साथ साथ आपका वेट चेंज होता है। अब स्टेटमेंट में आ जाए कि अगर हम ग्रेविटी बढ़ा देंगे तो क्या मास बढ़ जाएगा? जी नहीं, नहीं बढ़ेगा। ग्रेविटी आप जीरो भी कर दोगे तो भी मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मास जो है आपका 20 यूनिट्स है तो ग्रेविटी आपकी जीरो हो, 10 हो, 50 हो, कुछ भी हो, मास जो का त्यों रहेगा। फ़र्क पड़ता है ग्रेविटी का ऑन दी वेट। तभी कहते हैं कि जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है, 6 गुना कम है। तो इसलिए वहाँ पे जो वेट ऑफ द बॉडी होता है वो भी आपका 6 गुना कम हो जाता है। ठीक है, और अर्थ के ऊपर वेट जो मून पे होगा उसका 6 गुना ज़्यादा हो जाता है। तभी वहाँ पे जो भी बंदे जाते हैं, स्टूडेंट आपने देखा होगा, एक बार जंप लगाएंगे तो उड़े जा रहे हैं, हवा में कूदे जा रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, 1/6 है। किसी का वजन यहाँ पे अगर 60 किलो है तो मून पे उसका वजन 10 किलो हो जाएगा। ठीक, बट ये वेट की बात चल रही है, मास एज इट इज़ रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना। बाकी सैटेलाइट्स अपनी ऑर्बिट में घूमती रहती हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं आपको बता चुका हूँ, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की साइड फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल अंदर की साइड फोर्स लगती है, टूवर्ड्स दी सेंटर। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आता है, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बनता है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं भी एग्जामिनेशन में। ये अरेंज करने को देते हैं कि कौन सी फोर्स कितनी पावरफुल है। तो बस ध्यान रख लो कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, उसमें आती है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो है नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा पावरफुल। फिर आती है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कहाँ बनती है ये आपको देखने को मिलेगी मेनली कहाँ पे, जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं ना, वो मेटल्स नॉन मेटल्स मिलके अपना, जैसे NaCl ही है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम मेटल हो गया, क्लोराइड नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो दोनों के बीच में ना आयनिक बॉन्ड्स बन जाते हैं, वो हो जाती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक, फिर आती है हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड देन आती है ग्रेविटी। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रेविटी सबसे जो है वीक फोर्स है, आउट ऑफ ऑल दीज नेचुरल फोर्सेज ग्रेविटी इज़ द वीकेस्ट अमंग ऑल। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना है। बाकी ये कुछ पेंडुलम के बारे में दे रखा है मैकेनिक, कि जो टाइम लेता है पेंडुलम अपना पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो उसकी लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा लेंथ होगी पेंडुलम की, ज़्यादा टाइम लगाएगा, कम लेंथ होगी, कम टाइम लगाएगा, खत्म बात। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज स्मॉल, दस नो एटमॉस्फेयर। वही बात, सेम बात है, जो ग्रेविटी की वैल्यू है मून पे बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं। एटमॉस्फेयर को अर्थ पे किसने रोक रखा है? ग्रेविटी ने रोक रखा है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं। लेकिन मून पे प्रॉब्लम ये हुई कि ग्रेविटी इतनी कम है, जो एयर है या फिर वहाँ पे जो भी एटमॉस्फेयर है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, वो पहले एस्केप कर जाता है, वो ऊपर चला जाता है, स्पेस में चला जाता है। ठीक, उसके सरफेस के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, सब चीज़ इंटरकनेक्टेड है। फिर एक फिनोमेना आता है अपना सरफेस टेंशन का, ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, एग्जांपल ध्यान रखो बस। जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं उनका जो शेप गोल गोल हो जाता है हमारा बारिश की बूंदों का, या फिर छोटे छोटे जो इंसेक्ट आपने देखे होंगे कि पानी पे चलते हैं, कुछ छोटे से इंसेक्ट कीड़े मकोड़े होते हैं पानी पे चल लेते हैं, उनका एग्जांपल है। या कोई अगर नीडल फ्लोट कर रही है, ठीक है, तो आमतौर पर नीडल की जो डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी, वो ज़्यादा होती है दैन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द वाटर, जिसे हम लेते हैं S1। ठीक, तो उसको बह जाना चाहिए, अंदर सिंक कर जाना चाहिए, बट कभी फ्लोट करती है। जब वो फ्लोट करती है तो आप बात करते हैं सरफेस टेंशन की। ठीक, फिर हमारा आता है क्या, हाइड्रोजन फील्ड बैलून एक्सपैंड ऑन गेनिंग एल्टीट्यूड ड्यू टू डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो आपने मान के चलो किसी बैलून को हाइड्रोजन से फिल कर दिया। ठीक, अब जैसे जैसे वो एल्टीट्यूड गेन करेगा तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जितना ऊपर जाएगा आसमान में, जितनी हाइट गेन करेगा, उतना प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेयर का हमारा डिक्रीज़ होता जाता है। अब जब बैलून के अंदर का जो प्रेशर है वो देखेगा कि बाहर का प्रेशर कम होता जा रहा है, तो बैलून फट ना जाए इसलिए बैलून अपनी वॉल्यूम बढ़ा लेता है। क्यों? क्योंकि उसको एज इट इज़ काउंटर प्रेशर क्रिएट करना होता है। अगर उसको देखो नीचे प्रेशर सरफेस के पास 20 यूनिट्स है, तो उसको अंदर भी 20 यूनिट का मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो फट जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो प्रेशर कम होगा, अब 10 पे आ जाएगा, अब उसको अपना अंदर का प्रेशर भी 10 पे लेके आना पड़ेगा। तो हमें एक बात पता है कि जब हमारा प्रेशर हमें कम करना होता है तो हम वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, और किसी चीज़ की जब वॉल्यूम बढ़ती है तो क्या होता है, उसका प्रेशर और उसकी डेंसिटी दोनों ही कम हो जाती हैं। ठीक, इसीलिए ही हाइड्रोजन से भरा हुआ जो बैलून होता है, जब वो ऊंचाई पे जाता है तो उसका जो शेप होता है ना वो बढ़ जाता है, एक्सपेंड हो जाता है वो, क्योंकि उसको अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करना पड़ता है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट के साथ पूरी बात बता दी है। सोप बबल पे आप चार्ज दोगे तो उसकी रेडियस बढ़ जाएगी, बस इतना ध्यान रखो। सोप का बबल है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, उसकी रेडियस बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, अब एक होता है कैपिलरी एक्शन। तो काफ़ी जगह ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी रिफ्लेक्शन ऑफ द एग्जांपल्स, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द कैपिलरी एक्शन। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑयल इन द विक ऑफ द लैंप। ठीक, अब हमारे पास जो लैंप होती है उसमें जो मिट्टी का तेल होता है केरोसिन का, वो हल्के हल्के उस विक पे चढ़ता जाता है ऊपर को। क्यों चढ़ता है? इसी की वजह से चढ़ता है। ठीक है, या फिर जो हमारी ब्लॉटिंग पेपर होता है वो इंक को सोक कर लेता है। ठीक है, या फिर इंक फैल भी जाती है ब्लॉटिंग पेपर पे, या फिर जो हमारे प्लांट के जो रूट हेयर्स होते हैं वो पानी को खींच लेते हैं नीचे से। ठीक है ना, तो बहुत सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द कैपिलरी एक्शन। ठीक, ये सेम चीज़ यहाँ पे, एक मिनट, ये सेम चीज़ यहाँ पे अपनी हिंदी में गिवन है। ठीक, चलो ख़त्म करते हैं वीडियो जल्दी से। अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, 4 डिग्री सेल्सियस पे हाईएस्ट होती है। ध्यान रखो, डेंसिटी जो है पानी की 4 डिग्री सेल्सियस पे हाईएस्ट रहेगी। ठीक, आमतौर पे क्या होता है, हम किसी को गर्म करते हैं ना तो क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, क्योंकि वो चीज़ फैल जाती है। ठीक है, आप हवा को गर्म करो, आप किसी भी चीज़ गर्म कर लो, किसी लिक्विड गर्म करोगे तो फैलना स्टार्ट हो जाएगा और आखिरी वो इवोपरेट हो जाएगा। लेकिन पानी के साथ बड़ा डिफरेंट फिनोमेना है कि 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक
जो पानी की डेंसिटी है वो बढ़ती है और बल्कि वॉल्यूम कम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो आइस का टुकड़ा होता है वो पानी के ऊपर तैर क्यों जाता है। भाई आइस का टुकड़ा सेम मतलब सेम आपका मान के चलो सेम वेट इसका है, सेम वेट इसका है, सेम क्वांटिटी इसकी, सेम क्वांटिटी इसकी है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी की जो डेंसिटी है वो सबसे हाईएस्ट है। इसीलिए जो रिलेटिव डेंसिटी होती है आइस के टुकड़े की सेम अमाउंट में, अमाउंट हमने चेंज नहीं करी, अमाउंट सेम है, तो वो उसकी कम हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी वो पानी के ऊपर तैर जाता है इसलिए, बिकॉज पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती रहती है। तो बस इस बात को ध्यान रखो कि जो पानी की डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे हाईएस्ट है और वॉल्यूम उसकी लोएस्ट है। उसके ऊपर जब जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फिर तो 100 तक जाएगा, तो 100 तक उसकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, डेंसिटी कम होती जाएगी, और 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, एयर में, जो हमें पता है वेपर में। ठीक, और जब एयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको पता है सिंपल सी बात, फिर तो बहुत ही फैल गया, वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मास ऑन हीटिंग रिमीन्स सेम, बट वही वाली बात आ गई यहाँ पे, सेम बात जो मैं बता रहा था कि मास तो सिमिलर ही रहता है, मास चेंज नहीं होता, वॉल्यूम बढ़ती घटती है किसी चीज़ गर्म करने से, और वॉल्यूम के साथ डेंसिटी का रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी फिर कम हो जाती है, तो सेम चीज़ है। बाकी एक बात ध्यान रखो, हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज़ होते हैं, बड़े बड़े जो मैकेनिक्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स का यूज़ किया जाता है, तो वर्क करते हैं होती है पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे। और एक प्रिंसिपल होता है आपका आर्किमिडाइज प्रिंसिपल। ठीक, आर्किमिडाइज प्रिंसिपल के बेसिस पे कौन कौन सी चीज़ें चलती हैं और इतना ध्यान रख लो। बाकी ये आपको पता होना चाहिए, जब कोई चीज़ हम पानी में डालते हैं, मान के चलो ये पानी की बाल्टी है, इसमें आप कोई चीज़ डालोगे अंदर तो क्या होगा, वो पानी को डिस्प्लेस करेगी। मग्गा डालते हैं, मग्गा पानी को डिस्प्लेस करता है, बट बदले में क्या आपने देखा होगा कि मग्गा वापस भी आता है ऊपर को, पानी उसको वापस फेंकता है बाहर। क्यों फेंकता है, क्योंकि जब वो पानी को डिस्प्लेस करता है ना तो एक लगती है यहाँ पे अपवर्ड थ्रस्ट, जिससे हम करते हैं फोर्स ऑफ बायोन्सी। ठीक है, अपवर्ड फोर्स जो लगती है, फिर बायोन्सी की जो फोर्स लगती है, तो आप इस वर्ड को ध्यान रखना कि फोर्स जो है बायोन्सी की वो अपवर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी के ही बेसिस पे काम करता है आपका आर्किमिडाइज प्रिंसिपल। कोई ऑब्जेक्ट पानी में गया, उसने पानी को डिस्प्लेस किया, जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया उतनी उस पर नीचे से फोर्स लगी, उसको कहते हैं बायोन फोर्स, और उसी के बेस से वर्क करती है हमारी सबमरीन्स, हमारे शेप्स, हमारे हॉट एयर बैलून्स। ठीक है, हॉट एयर बैलून्स हमारे हवा को सेम वाइज पे क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो जो हवा को डिस्प्लेस करेंगे उसी के बदले में उनको नीचे से उतना ही अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, फिर वो ऊपर की साइड को हमारे उड़ते जाते हैं। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन ध्यान रखो। तो उस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा नहीं तो, और ऐसे करके 5 से 6 वीडियोज़ के अंदर जितना भी साइंस के जितने भी हमारे फैक्ट हैं, प्रिंसिपल हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सब कवर कर लेंगे एकदम बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ, और आपका 90% 95% सारा साइंस का जो सिलेबस होता है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए धन्यवाद बने रहने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना।